सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी दैट थोड़ा सा लेक्चर ये लेट हो गया। एंड दिस इज़ द एज यू कैन सी, ये मॉक टेस्ट हमारा तीसरा है, थर्ड है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। एंड हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं ये लेके आया हूँ? बेसिकली आपका मोस्ट रिपीटेड मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि अगर आप ये पेपर से पहले सारे अगर आप लेक्चर्स देखते हो, सारे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपके फुल मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी हमारी इस एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में, जीके सेक्शन में। ठीक है, तो करना क्या है हमें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो स्टूडेंट्स नए कोई देख रहा है। देखो, 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। उसमें हमने 30 एमसीक्यूज करे थे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के एंड ज्योग्राफी के। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पे मैंने फोकस करा है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एग्जाम अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। दूसरी स्पेशल चीज़ क्या है, बाकियों से कैसे डिफरेंट होने वाला है ये टेस्ट आपके, जैसे बाकी भी आप कर रहे हो कहीं पे। देखो, 4 के 4 ऑप्शंस की आपको मिलेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस, राइट। ये आपको बाकी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा आपको सही ऑप्शन ही बताया जाता है। तो फ़ायदा क्या है फिर? बेसिकली अगर आप 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे कर रहे हो, अगर आज के सेशन में 10 क्वेश्चन, तो 10 में आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, ये इट मीन्स ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आप यहाँ से लेके जाओगे। ठीक है, 10 स्लाइड्स में से। क्यों? हर एक जो ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, तो पूरा फ़ायदा उठाओ इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस संगठन के मामलों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। देखो, प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट आया था कि हिंदी में भी बेसिकली आप इसमें सर बोलो। तो देखो, मैं बातचीत तो यार हिंदी में कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पता है मैं कौन सा इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं समझाता तो हिंदी में एक्सप्लेन करना है। आपने क्या करना है, आप अपना नोटबुक लो, ठीक है, उस पर जो नोट कर रहे हो ना, जो आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स, ठीक है, वो आप हिंदी में लिख लो। मैं बताता तो हूँ हिंदी में, तो इसलिए अब आगे से मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा, और आज आपको क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेंगे। आगे जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे, चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेंगे क्वेश्चन। अब देखो यार, ऑप्शन तो सामने पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, ब्रिटिश क्राउन हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सिंपल सी बात है, इतना तो थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा अगर हम पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या रहने वाला है? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। किसके अफेयर्स बेसिकली रेगुलेट करने के लिए ये आपका हुआ था? तो क्या सही उत्तर रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन आपका रहेगा, या आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको पॉज करो और आपको ऑप्शन मिलेगा आपको आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आपने पॉज करके क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर देखना है। चलो भैया, सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर हमारे पास है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या तो सही रहने वाला है? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था ना, पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट है। क्यों? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दैट सॉट टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट एम टू रिड्यूस करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। हुआ क्यों था? जब आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये अंग्रेज भारत में कैसे आए थे? एज अ ट्रेडर आए थे ना, व्यापारी बन के आए थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इन्होंने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों में यहाँ पे इन्होंने क्या देखी, एक यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ यूनिटी देखी उन्होंने लोगों में। अब इस चीज़ का उन्होंने फायदा उठाया, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना पसारा। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हुई, ठीक है, इतनी पावरफुल हो गई कि इनका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसको इन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी बातचीत मानना बंद कर दी। इतने ज़्यादा पावरफुल ये हो चुके थे। अब उस चीज़ को क्या कर्व करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये 1773 का ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लेके आया। इससे इन्होंने क्या करा, जो करप्टेड ऑफिशियल्स थे उनको सस्पेंड करा, यानी कि उनके ऊपर एक, आप कह सकते हैं, नकेल कसने का काम करा इस एक्ट ने। तो क्या सही उत्तर रहने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो करप्ट हो गए थे, मिसमैनेजमेंट चल रहा था यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन का। एक ऑप्शन दिया था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या है कि ब्रिटिश क्राउन डिड नॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल 1858 व्हेन इंडिया केम अंडर ब्रिटिश राज। कारण
1857 में आपका क्या हुआ है, रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, आप सभी को पता है इस बात का, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या था, ब्रिटिश लोगों को एक बात पता चल गई थी कि अब ज़्यादा दिन यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या करा, हटाया, और डायरेक्ट रूल किसके अंडर गया, अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, यानी कि सीधा क्वीन विक्टोरिया के पास सीधा। इतना तो बात हमें पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1885 में। किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने करी थी, है ना। A.O. ह्यूम कौन थे, एक सिविल सर्वेंट थे, कौन थे ये, ब्रिटिश थे ये भी, ठीक है, ब्रिटिश थे ये भी, सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने इसकी स्थापना करी 1885 में। कहाँ पे करी थी इसकी स्थापना, बताओ जरा, कहाँ पे करी थी, बॉम्बे में करी थी। ओके, चलिए बाकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इंट्रोड्यूस 1774 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसी 1773 के एक्ट के अनुसार, ठीक है। और पहला हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बोला, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की नीति। मैं पहले भी प्रीवियस मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ। ये लैब्स की नीति किसने स्टार्ट करी थी, तो हमें पता है ये किसने करी थी, डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करी थी ये। तो क्या उत्तर सही रहने वाला, लॉर्ड डलहौजी। अब इसके अनुसार होता क्या था, देखो किसी भी साम्राज्य को आप कह सकते हो किंगडम, ठीक है, उसका अगर आगे मेल वंशज नहीं है, ठीक है, मेल हियर अगर नहीं है, मेल वंशज नहीं है, तो वो डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ब्रिटिश में जाके, यानी कि ब्रिटिश किंगडम में जाके वो इन्वॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां जाके जुड़ जाएगा डायरेक्टली ये, ठीक है। तो ये था डॉक्ट्रिन की जो है नीति। बाकी लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इनके बारे में एक एक पॉइंट हम जान लेते हैं। इन्होंने डॉक्टर लेप्सनी की नीति कब करी थी, 1848 में स्टार्ट करी थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडियन रूलर अगर कोई ऐसा खत्म हो जाए जिसका कोई आगे मेल वंशज नहीं है, तो किंगडम जो होगा वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे हुए थे इसके अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे सतारा है, झांसी है, नागपुर है। ये देखो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल्स में से उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इन्होंने क्या करा था, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था पता है आप सभी को, सब्सिडरी अलायंस क्या था, यानी कि राजाओं के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि आपकी जो अपनी आर्मी है ना उसको क्या कर दो, डिसबैंड कर दो, यानी कि आर्मी को अपनी क्या कर दो, हटा दो भाई, आर्मी अपनी मत रखो। अब आपको क्या करेगा, कोई भी अगर बाहरी खतरा है, तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे, ब्रिटिश है यहाँ पे, ब्रिटिश आर्मी आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको कोई आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, भैया हमारे साथ मिलो। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, ठीक है। तो ये था। अब इसके अनुसार मिलने वाला पहला कौन था, कमेंट सेक्शन में बताना जरा इंडिया का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने करवाया भी है ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे पहले ये चीज़। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो ही वर्कड ऑन द रिफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड विद द एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर में इनकी भूमिका है। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो लेके आए थे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार लेके आए थे, और परमानेंट सेटलमेंट लेके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जो है इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी, इंडियन रेवोल्यूशन, या ऑल ऑफ द। तो हमें पता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, यानी कि हमारा आज़ादी की तरफ पहला कदम, आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम किसे बोला जाता है, 1857 के रिवोल्ट को, 1857 की क्रांति को। मुझे बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है मेरा कि कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्यों, क्योंकि मैंने आपका जो मॉक टेस्ट 2 है उसमें मैंने ये ऑलरेडी कवर करवाया है। तो मुझे बताओ जरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका इस बात का, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और देखिए भैया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना आपकी, इसको पहला बोला जाता है, इंडियन नेशनलिस्ट डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी क्या थी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल्ड इट द सिपाही म्यूटिनी हाईलाइटिंग ओनली द मिलिट्री रेवलियन, यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने क्या बोला कि भैया ये तो क्या थी, ये एक सिपाही म्यूटिनी थी, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह था, ये कोई नेशनल मतलब नेशन वाइड अक्रॉस द नेशन कोई चीज़ नहीं थी, सॉरी लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं था, ये तो सिपाहियों की एक विद्रोह था, ठीक है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, मिसगाइड करना लोगों को,
ओके, न्यूट्रल अकाउंट्स यूज द टर्म इंडियन रेवल्यून टू डिनोट द अपराइजिंग बियॉन्ड मिलिट्री एफर्ट्स। ठीक है, मतलब भारतीय विद्रोह तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे पुराने, आप कह सकते हो हिस्टोरियन, जिन्होंने एग्जैक्टली बताया कि नहीं भैया ये एक भारतीय विद्रोह था, लोगों का विद्रोह था सरकार के प्रति। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, कब स्थापना हुई? तो मैंने बता दिया 1885 में। किसने करी? ए ओ ह्यूम ने करी। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट होते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फर्स्ट सेशन इसका हुआ बॉम्बे में। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जब इसका अधिवेशन हुआ पहला तो प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे इसके? तो क्या आपने उत्तर करना है? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, 1905 की बात करें तो क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो इसलिए 1905 के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मुख्य घटना क्या है 1905 की? बंगाल का पार्टीशन, वो भी लॉर्ड कर्जन ने करा था। ठीक है, 1920 की बात करें, आपको पता है असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट करा था? महात्मा गांधी जी ने 1920 में। ठीक है, अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ठीक है, जिसे एक इंग्लिश में बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे हमें पता होना चाहिए कब हुआ? 1942 में। ठीक है, अगर और बात करें और भी बहुत सारे, जैसे नॉन कोऑपरेशन है ये आपके पास। ठीक है, 1857 आपको पता रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने? बताओ जरा भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करके आपने इसका आंसर करना है। तो देखो भैया, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। क्यों, कब करी थी? 1828 में। क्यों? टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। ठीक है, एंड एबोलिश द सोशल इवल्स। सोशल इवल्स क्या थी? जैसे सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा पता है ना क्या होता था सती प्रथा में? अगर कोई बंदा, अगर डेथ होगी उसकी, तो साथ में जो उसकी वाइफ होगी उसको भी क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। ये हमें पता है, ऐसे कुछ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में, तो उनको ठीक करने के लिए राजा राममोहन राय ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे इनका बहुत ज़्यादा रोल था, है ना? वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी शक्ति को बढ़ावा देना। उसके बाद विडो रिमैरिज, विडो रीमैरिज। ठीक है, यानी कि विधवा विवाह, इसके ऊपर इन्होंने फोकस करा। एजुकेशन के ऊपर फोकस करा इन्होंने, लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छे समाज सुधारक थे, उनका बहुत अहम योगदान है हमारी सोसाइटी के लिए। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है 1875। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है यहाँ से। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं ये 1897 में। बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, नाम दिया, तो इनको लोकमान्य तिलक बोला जाता है, एंड फ्रीडम फाइटर थे, और ये एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठानी है और नोट्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, चलिए भैया, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? What was the main objective of the Simon Commission 1927? 1927 में जो साइमन कमीशन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू propose constitutional reforms, to divide Bengal, to introduce a Rowlatt Act, या टू क्रिएट द इंडियन नेशनल आर्मी? बताओ जरा, टाइम लो सोचने का और आंसर करो इसका क्या सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर करना है। चलिए भैया देखते हैं, जो साइमन कमीशन आया था यानी कि संवैधानिक सुधारों को प्रस्ताव लेके आया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछता है, यानी कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक सुधारों को प्रस्ताव करना, यानी कि टू प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो साइमन कमीशन इसलिए आया था, लेकिन आपको एक बात और भी पता है कि इसका विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? लोगों ने क्या करा था? काले झंडे दिखाए थे, इसको काले झंडे दिखा के इसका विरोध किया था, यानी कि ब्लैक फ्लैग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बंदा इंडियन नहीं था। बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपको रिफॉर्म करना है इंडिया का, उसमें इंडियन ही बंदा कोई नहीं है, तो कैसे सही है? समझ रहे हो इस बात को?
बाकी जो इसके साथ और ऑप्शंस दिए, बंगाल का विभाजन आपको तो 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एंड रॉलेट एक्ट की बात करें तो द रॉलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919 टू कर्ब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। मैं इसके बारे में समझा देता हूँ, उसमें होता क्या था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उसमें भी बड़ी ज़ोरों शोरों से थी इंडिया में। तो क्या करा जाता था इसके अनुसार, ये उनको सप्रेस करने के लिए, कहीं से भी उनको उठा लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी सुनवाई के। समझ रहे हो, ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आर्मी की बात करें तो आपको पता है ये सुभाष चंद्र बोस जी को क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अगर और इन डिटेल इसके बारे में जाना तो मैंने पहले भी आपको बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आप सर्च करोगे ना मेरे चैनल पे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के थंबनेल से दिखेंगे। सर्च करना, इतने सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ आपको। अगर आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाते हो ना इस एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ आपके फुल मार्क्स आएंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। और आपको पता है हिमाचल के पेपर में 1857 ऑनवर्ड्स ही पूछी जाती है हिस्ट्री। ठीक है, Who introduced the subsidiary alliance system? फिर से वही क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? बताओ जरा किसने करा सब्सिडियरी अलायंस? तो लॉर्ड बेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी ने लैब्स की नीति, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस, मैंने समझा दिया आपको क्या था, फिर से आपको बता दूंगा। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, 1905 में बंगाल का विभाजन करा। देखो जब भी इनके नाम आए तो हमें इस तरीके से क्या होना चाहिए, हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी उठनी चाहिए, एकदम से इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि अच्छा इसने ये करा था, और यही से हमारे क्या होंगे क्वेश्चन क्लियर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन से एक्ट के अनुसार बने थे, कौन सा चार्टर एक्ट का था वो, चार्टर एक्ट। ठीक है, 1773 का था। ऐसे इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली की बात करें, 1798 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था क्या, द सिस्टम दैट इंश्योर्ड इंडियन स्टेट्स मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मैंने वही सब्सिडियरी अलायंस क्या करेंगे, जो इंडियन स्टेट्स हैं अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देंगे और ब्रिटिश ट्रूप्स को वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे उनको। लॉर्ड डलहौजी ने लैब्स की नीति, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, और आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे हैं, और अलायंसेस को इन्होंने नहीं ऐसा पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? बताओ जरा किसे बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी जी को बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। ही इज पायनियरिंग ऑफ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। हाँ जी, इकोनॉमिक्स पे इनका जो है बहुत रोल जो देखने को मिलता है। क्यों? इन्होंने एक बुक लिखी थी, ही रोट अ बुक, कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी बेसिकली, इन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी थी, तो किसकी थी? दादा भाई नौरोजी जी की थी। ओके, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। महात्मा गांधी जी की बात करें, फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, राष्ट्रपिता का दर्जा उनको मिला है। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो गांधी जी के आप पॉलिटिकल मेंटोर थे, यानी कि राजनीतिक गुरु थे ये, और एक मॉडरेट लीडर की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये भी सवाल आते हैं कि इसमें एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट कौन से जो थोड़े आग बबूला वाले नेचर थे, यानी कि थोड़े तीखे जिनके तेवर थे, आप कह सकते हो, जो वायलेंस का सहारा भी लेते थे जरूरत आने पे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट कौन नेता हुआ करते थे? जैसे गांधी जी आप कह सकते हो, यानी कि ये सिर्फ डायलॉग की नीति ही अपनाते थे कि बातचीत से ही सब मुद्दे जो हैं वो सुलझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 was aimed at suppressing which of the following? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1877 का उद्देश्य किसे दबाना था? फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड ब्रिटिश न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देखो मैं आपको
एक ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो देखो इसको ध्यान से पढ़ो। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस प्रेस का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाना 1878 में, ठीक है। और वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, जब भी शब्द आपको, देखो मैं समझा देता हूँ वर्नैकुलर का मीनिंग क्या होता है। जब भी आपको ये शब्द दिखे ना वर्नैकुलर, इसका मीनिंग मतलब होता है लोकल, लोकल, ठीक है, यानी कि जो हमारा लोकल चीज़ें होती हैं उसका, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है वर्नैकुलर। तो लोकल भाषा, तो इसने लिखा है ना फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो इंडिया के लिए तो ये हमारी भाषाएं लोकल हैं। तो आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये सही उत्तर हमारा रहने वाला है। तो देखो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडियन लैंग्वेजेस, यही सही उत्तर है। भारतीय भाषाओं में प्रेस की स्वतंत्रता को रोकना, उसको कर्व करना। क्यों ऐसा ज़रूरत थी, क्योंकि उसमें नेशनलिज्म की भावना थी, फैलाई जा रही थी इन न्यूज़पेपर्स के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, लोगों में क्या देश हित की भावना, देश प्रेम की भावना जगाई जा रही थी, ठीक है जी। तो अगर उस चीज़ को रोकना है तो आप क्या करो, प्रेस को ही क्या कर दो, अपने कब्जे में कर लो, ताकि लोगों तक वही चीज़ पहुंचेगी जो आप चाहोगे। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स इन इंडिया की बात करूं तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर नॉट टारगेटेड बाय दिस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पेपरों में देखो एग्जामिनर आपको 2-3 अगर क्वेश्चन उसने हटा के दे दी ना, थोड़े से बना के, तो क्या देगा ऑप्शन में, हाँ जी, कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट्स के द्वारा ब्रिटिश अखबारों के ऊपर भी रोक थी, तो गलत हो जाएगा, नहीं थी। सिर्फ इंडियन लोकल जो थे, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर जो थे, इस बात के ऊपर फोकस करना है, इसलिए बार बार मैं इस शब्द को हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्नैकुलर, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, और तो एजुकेशन सिस्टम से तो रिलेटेड कोई था नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कमेटियाँ बाद में आई थी, ठीक है, लॉर्ड मैकले आप कह सकते हो, और भी बहुत सारे वुड्स डिस्पैच इंग्लिश एजुकेशन के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉलेट एक्ट 1919? रॉलेट एक्ट 1919 क्या था, टू कर्व रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज, टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आपको पता है 1905 में हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज को तो भैया इतना कोई इनको लगाव था हमसे अंग्रेजों को कि इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे वो, इनको ग्रोथ में लेके आएंगे, है ना। इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, अच्छा सेल्फ गवर्नेंस की जब बात आती है तो 1919 का पूछ रहा है ये, 1919 में कहाँ से सेल्फ गवर्नेंस आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब तो तब होता है ना जब हम आज़ाद हो गए, जब व्हेन वी हैव फ्रीडम, अपने ऊपर कोई नहीं है, तब तो हम सेल्फ गवर्नेंस की बात करें। तो सही उत्तर क्या रहा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही रहेगा। देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, राइट, तो आप सही तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं इसका। टू कर्व द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाना, उनको रोकना, ठीक है। मैंने समझा दिया वैसे आपको पहले भी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन कर लिया जाता था बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, और लगभग 2-2 सालों तक उनको जेल में रखा जाता था बिना किसी ट्रायल के, तो सोच लो, ठीक है। एंड टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नेंस की अगर इंडिया में बात करें तो आपका एक एक्ट आता है 1935 का, ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं पॉलिटी के आपके एमसीक्यूज लेके आऊँगा तो आपको ये एक्ट करवाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मेरे से लेक्चर्स अगर चाहते हो ना, कि किसी भी टॉपिक पे, चाहे हिस्ट्री पे हो, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, या एचपीजीके के ऊपर, या एचपीजीके के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपसे डायरेक्टली नोट मेकिंग करवाऊंगा आपका, ठीक है। वही सिर्फ आपको लिख के यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अगर वैसा लेक्चर चाहिए तो मुझे प्लीज़ आप ये बता दो ये चीज़, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। तो अगर बात करें इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, तो बिल्कुल मैंने बोला अनरिलेटेड है, क्यों, इतना इनको लगाव थोड़ी था हमसे, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में थी। आई होप आपको समझ आई ये बातें, अगर समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा रिलेटेड कंटेंट आपको लेके आऊँगा डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ना सही तो हर एक दिन छोड़ के मैं हर अल्टरनेटिव डेज पे आपको वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जो बाकी के फ्रेंड्स आपके प्रिपेयर कर रहे हैं एचपी पुलिस के लिए, ठीक है। और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।